मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? कल हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, और कल हमने बताया था कि जो आज के लेक्चर में हम युद्ध पढ़ेंगे तो हेडिंग डाल लो प्लासी का युद्ध। एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन इस युद्ध से पक्का पूछा जाता है। कौन सा युद्ध पढ़ेंगे? प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। कौन सा युद्ध पढ़ेंगे? प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। और भारतीय इतिहास का ना सबसे मतलब निर्णायक युद्ध माना जाता है। अगर ये युद्ध सिराजुद्दौला जीत जाता ना तो भारत कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता। ये वो युद्ध था जिसमें ना अंग्रेजी साम्राज्य की भारत में नींव रखी थी। वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 से भारत में मतलब आने का प्रयास कर रही थी, और 1757 तक है ना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना भारत में केवल क्या बनकर रही थी? व्यापारी बनकर रही थी। यानी उन्होंने भारत को समझने के लिए कितने साल लगाए थे? 157 साल लगाए थे। ऐसे ही कोई किसी को गुलाम नहीं कर लेता बेटा। गुलाम करने के लिए ना उसकी कमजोरियों का हमें पता करना जरूरी है। तो अंग्रेजों ने 157 साल भारतीयों की कमजोरियों का क्या किया था? पता किया था। और वो व्यापारी के रूप में आए और धीरे धीरे है ना पूरी सत्ता को कौन ले जाएंगे? ब्रिटेन या अंग्रेज ले जाएंगे। तो अब जो प्लासी का युद्ध है ना बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। इससे पहले ना मैं थोड़ा सा इतिहास बताता हूं। जो प्लासी के युद्ध से पहले ना ये किस किस कंडीशन में युद्ध हुआ। पहले एक टाइम होता था बंगाल। कौन सा एरिया होता था बेटा? बंगाल। और बंगाल को ना जो पहले आज का जो बांग्लादेश है ना वो किसका पार्ट होता था? बंगाल का ही पार्ट होता था। ठीक है, बंगाल है ना ये कहते हैं प्यारे बच्चों इसे मतलब इसमें इतना धन होता था कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने सुना होगा वी यूज टू कॉल्ड गोल्डन स्पेरो। हम भारत को क्या कहा करते थे? सोने की चिड़िया कहा करते थे। और उस सोने की चिड़िया में अगर सबसे ज्यादा धन होता था तो वो किसके पास होता था? बंगाल के पास होता था। कारण बताता हूं बेटा, क्योंकि बंगाल का एरिया में आप पढ़ते हो सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा पढ़ते हो? सुंदरवन डेल्टा के कारण ना बंगाल है ना सबसे ज्यादा क्या होता था? उपजाऊ होता था। और सबसे ज्यादा उपजाऊ है ना तो बंगाल है ना कृषि में क्या होता था बेटा? आत्मनिर्भर होता था। बंगाल किस में आत्मनिर्भर होता था? कृषि में आत्मनिर्भर होता था। यहाँ कौन सा डेल्टा रहेगा? सुंदरवन डेल्टा होता था। इस कारण है ना बंगाल के पास कभी भी पैसे का अभाव नहीं होता था। कहते हैं बंगाल वो कामधेनु गाय थी जिससे हम कुछ भी मांग लेते थे ना तो मिल जाता था। इतना पैसा होता था बंगाल का पास। और कहते हैं अंग्रेजों ने ना इस बंगाल को इतना लूटा कि बंगाल को कंगाल बना दिया। वो सारा का सारा पैसा यहाँ से लेकर चले गए। तो बंगाल है ना बहुत ज्यादा क्या होता था? समृद्ध प्रांत होता था। अब क्या होता है कि बंगाल है ना एक मुगल बादशाह होता था। मतलब उससे पहले की मैं बात बताता हूं कि मुगलों से सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य, ये क्वेश्चन आ चुका है, मुगलों से सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन होता था? तब आपका आंसर क्या होता है? बंगाल होता था। ये मुगलों से ना बेटा सबसे पहले क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। मैंने आपको कहा था मुगल सत्ता है ना सबसे शक्तिशाली अंतिम मुगल शासक था औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद है ना ये बंगाल है ना ये मुगलों से क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया। ये क्वेश्चन आएगा मुगलों से सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला कौन सा होता था? तो कौन सा होता था बेटा? ये सबसे पहले क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। किससे स्वतंत्र हुआ था? मुगलों से सबसे पहले ये स्वतंत्र होने वाला राज्य होता था बंगाल होता था। कहते हैं जब 1707 में ना, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह कौन होता था? औरंगजेब होता था। औरंगजेब के टाइम में ना एक बंगाल का दीवान होता था। ठीक है, बंगाल का क्या होता था? दीवान, जिसका नाम होता था मुर्शिद कुली खां। क्या नाम होता था?
मुर्शिद कुली खां। इस नाम को याद रखना है बेटा, और चाहे किसी नाम को भूल जाना, एक क्वेश्चन बनेगा यहां से। स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं बेटा? मुर्शिद कुली खां को स्वतंत्र बंगाल का क्या कहा जाता है? संस्थापक कहा जाता है। और मुगलों की चुंगल से सबसे पहले आजाद होने वाला कोई राज्य होता था तो कौन सा होता था? बंगाल होता था। ठीक है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट है जो बंगाल है ना, मुर्शिद कुली खां, ठीक है, ये ना 1707 में जब औरंगजेब का टाइम था ना, तो मुर्शिद कुली खां बंगाल का क्या होता था? दीवान होता था। लिख लो, 1707 में बंगाल का दीवान कौन हुआ करता था? मुर्शिद कुली खां। लिख लो, बंगाल का दीवान कौन हुआ करता था? तो बंगाल का दीवान कौन हुआ करता था बेटा? मुर्शिद कुली खां। ये बंगाल का क्या हुआ करता था? दीवान हुआ करता था। कब की बात है? 1707 में। और 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो धीरे धीरे ना इसने अपना, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बाकी मुगल सत्ता थी वो क्या थी? कमजोर थी। इसका फायदा उठा करना 1717 से लेकर 1727 तक कहते हैं ये बंगाल का क्या बन गया? सूबेदार बन गया। क्या बन गया बेटा? ये बंगाल का सूबेदार बन गया। कब से कब तक सूबेदार रहा ये? 1717 से लेकर 1727 तक सूबेदार था। पहले क्या था? ये बंगाल का दीवान। किसके टाइम में होता था? और स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी? और मुगलों की सत्ता से आजाद होने वाला पहला राज्य कौन सा होता था? बंगाल होता था। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट है, इस मुर्शिद कुली खां ने ना एक शहर बसाया था जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। ये पेपर में आता है। मुर्शिद कुली खां ने कौन सा शहर बसाया था बेटा? मुर्शिदाबाद नामक शहर बसाया था। लिख लो, मुर्शिद कुली खां ने कौन सा शहर बसाया था? तो मुर्शिदाबाद शहर बसाया था। लिख लो, मुर्शिद कुली खां ने कौन सा शहर बसाया था? तो मुर्शिद कुली खां ने कौन सा शहर बसाया था? मुर्शिदाबाद शहर बसाया था। तो मुर्शिदाबाद शहर का संस्थापक कौन होता था? मुर्शिद कुली खां। अपने नाम पर कौन सा शहर बसाया था उसने? मुर्शिदाबाद शहर बसाया। ठीक है, इस टाइम एक घटना होती है बेटा कि 1717 में मैंने मुगल सत्ता पढ़ाई, तो एक राजा होता था फर्रुखसियर। याद है कि नहीं है? फर्रुखसियर राजा होता था, और इसने ना मतलब एक जिसे ब्रिटेन इतिहास का मेगना कार्टा कहा जाता है, ब्रिटिश 1707 में ना 17 में इसने एक घोषणा कर दी कि अंग्रेज कहाँ व्यापार कर सकते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार कर सकते हैं अगर वो 3000 रुपए की सालाना क्या देंगे? चुंगी देंगे। ये अगर आपको याद है बेटा, ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, मैं उत्तर मुगल काल पढ़ा रहा था ना, तब मैंने एक फर्रुखसियर आपको करवाया था 1700 जो 12 से लेकर 19 तक है रहा था। कमजोर शासक था, घृणित कायर कहते हैं। सैयद बंधुओं की सहायता से वो क्या बना था? राजा बना था। तो उसने फरमान जारी कर दिया कि अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ना क्या कर सकते हैं? अगर 3000 रुपए देकर क्या कर सकते हैं? सालाना चुंगी देकर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, कहां व्यापार कर सकते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और इस बंगाल के एरिया पर सूबेदार कौन होता था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, और यहाँ की परमिशन फर्रुखसियर ने किसको दे दी है? अंग्रेजों को दे दी है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, एक म्यान में कभी भी दो तलवारें नहीं रह सकती। इधर तो अंग्रेज है ना, वो इस बंगाल में व्यापार करने की कोशिश करेंगे, और इधर ये बंगाल का सूबेदार कौन होता था? मुर्शिद कुली खां। तो दोनों के हितों में टकराव होना क्या है? लाजमी है। ठीक है, तो फिर कहते हैं मुर्शिद कुली खां के बाद है ना इसका दामाद जो बंगाल का सूबेदार बना जिसका नाम था सुजाउद्दीन। कौन था बेटा? सुजाउद्दीन बना था। लिख लो, मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का सूबेदार कौन बना? यही क्वेश्चन आया है। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का सूबेदार कौन बना था जिसका नाम क्या होता था? सुजाउद्दीन
होता था। ठीक है, ये 1727 से 39 तक लिख दो, 1727 से 39 तक रहेगा, 1727 से लेकर 39 तक रहेगा, 1727 से लेकर 39 तक कौन रहेगा? 1727 से 39 तक कौन रहेगा बेटा? ये शुजाउद्दीन। ठीक है, किस 1700 कब तक है? 27 से लेकर 1739 तक कौन रहा बेटा? शुजाउद्दीन। इससे पहले कौन होता था? कौन सा शहर बसाया? मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये 1717 से लेकर 1727 तक सूबेदार था। अब शुजाउद्दीन के बाद, शुजाउद्दीन के समय ना एक व्यक्ति था, उसके पद में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी और उस व्यक्ति का नाम क्या होता था? अलवर्दी खां होता था। ठीक है, अगर मैं कहूं बेटा कि बंगाल का ना शक्तिशाली शासकों में एक कौन सा शासक होता था? अलवर्दी खां होता था। ठीक है, और अगर अलवर्दी खां है ना बेटा, इस सत्ता को सबसे आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन होता था? अलवर्दी खां होता था। ये अलवर्दी खां किसी का दामाद नहीं होता था, इतना याद कर लेना। सबसे पहले रहेगा मुर्शिद कुली खां, 1717 से 1727, 1727 से 39 तक है। मुर्शिद कुली खां का दामाद है शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के टाइम में एक व्यक्ति है ना जिसकी शक्ति में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, उसका नाम क्या था? अलवर्दी खां। और आगे चलकर अलवर्दी खां क्या बन जाएगा? सूबेदार बन जाएगा। और 1739 से लेकर एक साल के लिए और आ गया 1740 तक है सरफराज। कौन रहा बेटा? सरफराज रहा। 1739 से 40 तक कौन रहा था? सरफराज बंगाल का क्या रहा था? सूबेदार रहा था। 1717 से 27 तक कौन था? मुर्शिद कुली खां। 27 से 39 तक शुजाउद्दीन। 39 से 40 तक सरफराज। अब सरफराज की 1740 में मृत्यु कर करना, हत्या कर कर 1756 तक रहेगा अलवर्दी खां। कौन रहेगा बेटा? अलवर्दी खां रहेगा। लिख लो, 1740 से 1756 तक कौन रहेगा? अलवर्दी खां रहेगा। ये लिख लो, बंगाल के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। बंगाल के सबसे शक्तिशाली शासकों में से किसका नाम आया था बेटा? अलवर्दी खां का नाम आया था। ये बंगाल के सबसे शक्तिशाली शासकों में क्या था? एक था। सिराजुद्दौला जो आप सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते, औरंगजेब के टाइम में बंगाल का कौन होता था? दीवान। मुर्शिद कुली खां पहले दीवान था। और औरंगजेब की मृत्यु तो 1707 में हुई, लेकिन ये 1717 में ना बंगाल का क्या बन गया? ये सूबेदार। 1717 से 1727 तक रहा। और 1727 के बाद इसने अपने दामाद को सत्ता दे दी, वो 1739 तक शुजाउद्दीन, और 39 से 40 तक सरफराज, और 40 से कब तक बेटा? 1756 तक कौन रहेगा? अलवर्दी खां। ये क्या था? सबसे शक्तिशाली शासकों में एक था। अब कहते हैं अलवर्दी खां के ना कोई बेटा नहीं था। क्या नहीं था बेटा? बेटा नहीं था। ठीक है, अगर बेटा होता तो इसके बाद कौन राजा बन जाता? इसका बेटा बन जाता। बेटा था नहीं, इसके केवल 3 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी बेटा अलवर्दी खां के? 3 बेटियां थी। तो इसकी ना एक छोटी बेटी होती थी, उसके बेटे का नाम होता था सिराज। क्या होता था? सिराज। और यही सिराज है ना सिराजुद्दौला बनेगा, जो प्लासी का कौन सा लड़ेगा? युद्ध लड़ेगा। लिख लो, अलवर्दी खां के कोई बेटा नहीं होता था। अलवर्दी खां के क्या नहीं होता था बेटा? कोई बेटा नहीं होता था। तो अलवर्दी खां के कोई बेटा नहीं होता था, तो अलवर्दी खां का ना मतलब है, आप कहोगे कि 3 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। इसने छोटी बेटी के ना जो पुत्र होगा ना उसको सिराजुद्दौला, उसको अगला क्या घोषित कर दिया? उसका नाम था सिराज। उसको अगला क्या घोषित कर दिया? इसने राजा घोषित कर दिया कि मेरी मृत्यु के बाद है ना सिराजुद्दौला क्या बनेगा? राजा बनेगा। अब ओबियस सी बात है बेटा कि ये तीनों बेटियां अपने पिता की संपत्ति पर तो बराबर हक मानेगी ना, लेकिन हक किसको मिल गया? छोटी बेटी के बेटे को मिल गया। तो इसकी 2 बेटियां होगी, वो नाराज तो होगी ना।
तो सिराजुद्दौला की एक मौसी होती थी जिसका नाम होता था घसीटी बेगम। ठीक है, ये घसीटी बेगम किसकी पुत्री होगी? वेरी गुड। अलवर्दी खां की क्या होती थी? बेटी होती थी। सिराजुद्दौला की क्या लगी है फिर? मौसी। सिराजुद्दौला की क्या थी? ये मासी थी। सॉरी बच्चों, लिख लो इसका। सिराजुद्दौला का और घसीटी बेगम के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। घसीटी बेगम के सिराजुद्दौला के साथ संबंध क्या नहीं थे? अच्छे नहीं थे। घसीटी बेगम है ना, अपने बच्चों को क्या बनाना चाहती थी? राजा बनाना चाहती थी। दोबारा बताता हूं मैं क्या मैटर था। 1700, देखो सबसे पहले 1717 से लेकर 1727 तक तो था मुर्शिद कुली खां। कौन था बेटा? मुर्शिद कुली खां। कौन होता था? मुर्शिद कुली खां। और 1727 से लेकर 1739 तक कौन होता था? शुजाउद्दीन होता था। 1739 से 40 तक कौन होता था? सरफराज होता था। और 1740 से 1756 तक कौन होता था? अलवर्दी खां। ठीक है, अलवर्दी खां के क्या नहीं था? कोई बेटा नहीं था। इसकी कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां थी। और ये अपनी छोटी बेटी के ना पुत्र यानी अपने दोहते सिराज को क्या घोषित करता है? राजा। और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? घसीटी बेगम होता था। और घसीटी बेगम अपने बेटे को क्या बनाना चाहती थी? राजा बनाना चाहती थी। तो घसीटी बेगम के संबंध किसके साथ अच्छे नहीं थे? सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला के साथ इसके संबंध क्या नहीं थे? अच्छे नहीं थे। किसके संबंध अच्छे नहीं थे? इसकी मौसी घसीटी बेगम के संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन सिराजुद्दौला है ना, रियल में क्या था बेटा? योग्य शासक था। सिराजुद्दौला अगर ना ये प्लासी का युद्ध ना हारता ना, तो सिराजुद्दौला कहते हैं कि अंग्रेजों को भारत से सदा सदा के लिए ये क्या कर देता? बाहर कर देता। किया भी था इसने। ठीक है, अब क्या था? 1756 में सिराजुद्दौला क्या बन गया? राजा बन गया। इधर आपको एक मैं पढ़ा रहा था एक टॉपिक 1756 से लेकर, जब मैं आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको बताया 1756 से लेकर 1763 तक है ना, एक युद्ध हुआ था जिसे हम बोलते हैं शपथ वर्षीय युद्ध हुआ था। और इस शपथ वर्षीय युद्ध की लपटें कहां आ रही थी? भारत में। और शपथ वर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ बेटा? फ्रांसीसियों के बीच में हुआ और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था 1756 से 63 तक? शपथ वर्षीय युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? 7 साल चला। इस युद्ध को क्या नाम दिया गया बेटा? शपथ वर्षीय युद्ध का नाम दिया गया। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ? फ्रांसीसी भी भारत में सत्ता पर काबिज थे, अंग्रेज भी भारत में सत्ता पर क्या थे? काबिज थे। तो इस युद्ध की लपट कहां पर आई? भारत में। तो फ्रांसीसियों ने ना एक जगह है बंगाल में जिसे बोलते हैं चंद्र नगर, इसकी ना फ्रांसीसियों ने क्या स्टार्ट कर दी? किले बंदी शुरू कर दी। ठीक है, और इधर है ना अंग्रेजों ने किले बंदी शुरू कर दी फोर्ट विलियम। किसकी किले बंदी शुरू कर दी? फोर्ट विलियम। कलकत्ता का एक बहुत बड़ा कॉलेज होता था। ठीक है, फोर्ट विलियम की क्या शुरू कर दी? किले बंदी शुरू कर दी। फ्रांसीसियों ने कहा कि किले बंदी शुरू कर दी थी? चंद्रनगर की। ठीक है, और अंग्रेजों ने कहा कि किले बंदी शुरू कर दी थी? फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू कर दी थी। देखो क्या घटना होती है। ठीक है, शपथ वर्षीय युद्ध चल रहा था कहां पर? भारत से बाहर चल रहा था। ठीक है, और इसकी लपटें भारत में आ गई। तो फ्रांसीसियों ने क्या काम किया? चंद्रनगर की किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी का मतलब है किले के चारों ओर है ना दीवारें खड़ी कर दी कि ये किला हमारा है। अंग्रेजों ने किस किले की कर दी? फोर्ट विलियम की। ठीक है, तो इस पर ना मतलब सिराजुद्दौला क्या हो गया? आग बबूला हो गया। बोला ये आपकी कोई ये पिता की संपत्ति थोड़ी है कि आप इस पर किला बंदी करोगे। आपको हमने ना परमिशन दी है, किसी भारतीय राजा ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी की, आप क्या कर रहे हो? किले बंदी। तो अब है ना सिराजुद्दौला ने ना इनको पत्र भेजा कि
अगर आपने किलाबंदी बंद नहीं की ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और सिराजुद्दौला के इस पत्र को पढ़कर ना फ्रांसीसी उस टाइम कमजोर थे, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी क्या कर दी, बंद कर दी। और कहते हैं बेटा जून के महीने में ना फोर्ट विलियम पर किसने आक्रमण कर दिया, सिराजुद्दौला ने, और फोर्ट विलियम को जीत लिया। किसने फोर्ट विलियम को जीत लिया, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के किले को जीत लिया। और फोर्ट विलियम से अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, तो सिराजुद्दौला ने किस किले को जीत लिया बेटा, चंद्रनगर पर आक्रमण क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने जैसे ही पत्र लिखा ना फ्रांसीसियों को, तो फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी या घेराबंदी क्या कर दी, बंद कर दी। अंग्रेजों ने इसकी बात को नहीं माना तो इसने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अब एक घटना घटती है बेटा, तारीख है 20 जून 1756 और घटना को हम बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, इसको तो डबल अंडरलाइन करके लिख लो, पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आएगा। 20 जून 1756 को कौन सी घटना घटती है, ब्लैक होल की घटना घटती है। कब घटी थी ब्लैक होल की घटना, 20 जून 1756 को कौन सी घटना घटती है, ब्लैक होल की घटना घटती है। ठीक है, ब्लैक होल की घटना की तारीख याद रखनी है बेटा, 20 जून 1756 को कौन सी घटना घटती है, ब्लैक होल की घटना घटती है। प्रॉपर तारीख बताना, 20 जून 1756। काल कोठरी की घटना कहा जाता है इसे, ब्लैक होल ना आए तो काल कोठरी की घटना कहा जाता है। कौन सी घटना कहा जाता है, काल कोठरी की घटना कहा जाता है। कहते हैं बेटा एक रूम हुआ करता था 14 बाई 18, कितने का रूम हुआ करता था, 14 बाई 18। ठीक है, इस रूम में कहते हैं इस कमरे में ना सिराजुद्दौला ने कितने अंग्रेजों को कैद कर दिया, 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया। कितने का कमरा था बेटा, 14 बाई 18 का। बहुत छोटा कमरा होता है 14 बाई 18 का, उसमें कितने अंग्रेजों को कैद कर दिया इसने। लेकिन ना इतिहासकार कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि इतने अंग्रेज उसमें आ जाते। ये सिराजुद्दौला के विरुद्ध माहौल बनाने की घटना थी। लेकिन पेपर में यही आता है ब्लैक होल की या काल कोठरी की घटना कब हुई, 20 जून 1756 को ये घटना हुई थी, ब्लैक होल की घटना, या इसे काल कोठरी की घटना के नाम से इतिहास में जाना जाता है। सिराजुद्दौला ने 14 बाई 18 के कमरे में कितने अंग्रेजों को कैद कर दिया, 146। ठीक है, और कहते हैं मतलब 146 अंग्रेज आ नहीं सकते थे, जबरदस्ती उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो 100 छोटा सा कोई कमरा है। ठीक है, अगर ये इस कमरे की मैं बात करूं, अगर इसमें मैं कह दूं 5000 बंदों को कैद करना है, 5000 तो नहीं आएंगे ना। ठीक है, तो कैसे भी कर अगर 5000 को हमने कैद कर दिया इसमें छोटे से कमरे में, तो क्या वो जिंदा बचेंगे, नहीं बचेंगे, दम घुट कर मर जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं 146 में से ना 123 अंग्रेजों की जब अगले दिन कमरा खोला गया ना, क्या हो गई, मृत्यु। तो कितने बचे थे बेटा, 23। और उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम होलवेल। क्या नाम था, विलियम होलवेल। इसने कहते हैं ब्लैक होल की घटना को लिखने का काम किया था। ठीक है, ब्लैक होल की या काल कोठरी की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 को। ब्लैक होल ना आए तो कौन सी घटना आएगी बेटा, काल कोठरी की घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 को हुई थी। ठीक है, क्योंकि 1740 से 56 तक तो था कौन, मतलब सूबेदार था अलवर्दी खां। अलवर्दी खां ने अपनी बहन के अपनी बेटी के बेटे को यानी अपने दोहिते को क्या बना दिया, राजा बना दिया। उसका नाम क्या था, सिराज। और बाद में वो किस नाम से जाना जाएगा, सिराजुद्दौला के नाम से जाना जाएगा। तो अब शपथवर्षीय युद्ध है ना, भारत से बाहर चल रहा था, उसकी लपटें कहाँ आ गई, भारत में। तो उसका फायदा क्या हुआ, उसका मतलब अंग्रेजों ने कहा कि किलेबंदी शुरू कर दी, फोर्ट विलियम की, और फ्रांसीसियों ने
चंद्रनगर की। तो सिराज ने पत्र लिखा तो अंग्रेज नहीं माने, तो इसने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और फ्रांसीसियों ने किलेबंदी बंद कर दी। तो 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना होती है, जिसे काल कोठरी की घटना कहते हैं। इसमें ना कहते हैं 146 अंग्रेजों में से कितने बचे थे, 23 अंग्रेज जिंदा बचे थे। ठीक है, अब क्या होता है कि कई तो कहते हैं सिराजुद्दौला और है ना रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक संधि भी हुई थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुई थी, सिराजुद्दौला के बीच में एक संधि हुई थी। ठीक है, इसे कहते हैं अली नगर की संधि, अली नगर की संधि, कि हम आपको एक दूसरे को क्या नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आए तो ये आएगा नहीं, लेकिन आए तो ये याद रख लेना कौन सी संधि हुई थी दोनों के बीच में, अली नगर की क्या हुई थी, संधि हुई थी। इसमें सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कह दिया कि हम आपको क्या नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान, और अंग्रेजों ने कह दिया हम सिराज को क्या नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये याद कर लेना, ये क्या होती है कि संधि हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, अली नगर की संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बंगाल को अली नगर का नाम दिया था सिराजुद्दौला ने। बंगाल को क्या कहा जाता था बेटा, अली नगर, और बंगाल को अली नगर का नाम किसने दिया था, सिराजुद्दौला ने दिया था। बंगाल को लिख लो, अली नगर का नाम किसने दिया था, सिराजुद्दौला ने दिया था। बंगाल को अली नगर का नाम किसने दिया था बेटा, सिराजुद्दौला ने बंगाल को कौन सा नाम दिया था, अली नगर का नाम दिया। तो अली नगर की संधि हुई थी किसके बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। ठीक है, अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, वो इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा था। उसको पता है कि सिराजुद्दौला से डायरेक्ट टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि सिराज है ना, इसने आपके फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया है। और फोर्ट विलियम को ना कहते हैं, जनवरी 1757 में ना अंग्रेजों ने दोबारा क्या करवा लिया, आजाद करवा लिया। अंग्रेजों ने क्या करवा लिया, आजाद करवा लिया फोर्ट विलियम को अंग्रेजों ने। तो फोर्ट विलियम सिराजुद्दौला के पास 6 महीने रहा। कितने महीने रहा बेटा, 6, क्योंकि जून में कब्जा किया और जनवरी में क्या हो गया, वो स्वतंत्र हो गया। ठीक है, तो कहते हैं अंग्रेजों ने पहले फोर्ट विलियम पर कब्जा किसने किया था, सिराजुद्दौला ने। और जून 1756 में सिराजुद्दौला है ना, इसने कब्जा किया, और जनवरी 1757 में कब्जा किसने छुड़वा लिया, अंग्रेजों ने। तो सिराज को यह बात क्या लगी थी, बहुत बुरी लगी थी। अब क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव है ना, रॉबर्ट क्लाइव, इसने ना मतलब ये जैसे अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी बेटा, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। ठीक है, ये फूट डालो राज करो की नीति है ना, अगर देखा जाए वैसे तो बहुत से अंग्रेजों ने अपनाई, रियल में सबसे पहले इस नीति को अपनाने वाला अंग्रेज कौन होता था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को लगा कि हम सिराजुद्दौला से डायरेक्ट क्या नहीं ले सकते, टक्कर नहीं ले सकते। तो इसने प्लान बनाया कि सिराजुद्दौला की कमी क्या है। ठीक है, इसने क्या पता किया बेटा, सिराजुद्दौला की कमी क्या है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रख लेना कि जो है ना कमजोर होगा ना, आपसे जो ताकतवर नहीं होगा, आपसे कमजोर होगा ना, वो डायरेक्ट आपसे लड़ाई नहीं करेगा, वो आपको ना हराने के लिए क्या रचेगा, षड्यंत्र रचेगा, वो दूसरों के पास जाएगा और आपसे उसकी लड़ाई करवा देगा। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट उसको पता है कि तूने टक्कर ली तो तू हार जाएगा। अब रॉबर्ट क्लाइव है ना, ये गया सीधा है ना घसीटी बेगम के पास, घसीटी बेगम के पास है। और आपको पता है घसीटी बेगम सिराज की क्या थी, मौसी। ये नहीं चाहती थी कि सिराज क्या बने, राजा बने। तो ये किसके पास गया, इसने कांटेक्ट नंबर निकाला घसीटी बेगम का और पहुंच गया। ठीक है, बोला मैडम मिलना है। बोला क्यों मिलना है, बोला सिराजुद्दौला को मैं गद्दी से हटा दूंगा। बोला भाई जल्दी आ, मैं तो यही चाहती हूं कि सिराज क्या ना रहे, राजा ना रहे। ठीक है, तो दोनों की एक फिक्स टाइम पर मीटिंग डिसाइड हो जाती है। ठीक है,
तो घसीटी बेगम को अपने हक में ले लिया, ठीक है। अब घसीटी बेगम ने कहा कि मेरे साथ मिलने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं तेरे को एक और नंबर देती हूं, उस नंबर पर तू अभी कॉल कर और उस नंबर पे कॉल करके कह कि एक मीटिंग अर्जेंट में रख। वो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। किसका नंबर दिया इसको? मीर जाफर का नंबर दिया और मीर जाफर के साथ इसकी मीटिंग फिक्स किसने करवा दी? घसीटी बेगम ने करवा दी, ठीक है। इधर ये घसीटी बेगम को कहता है कि मैडम जैसे ही मैं ना सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दूंगा ना, आपको मैं क्या बना दूंगा? आपके बेटे को क्या बना दूंगा? राजा बना दूंगा। अब घसीटी बेगम ने कमी बता दी, बोला मेरे पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है, तू किसका नंबर ले ले? मीर जाफर का नंबर ले ले। तो फिर है ना ये मीर जाफर के पास गया, बोला भाई साहब क्या हाल है? बोला हाल तो ठीक है। बोला मैंने सुना है कल है ना आप रॉबर्ट क्लाइव या हम अंग्रेजों पर युद्ध करने वाले हो। बोला बिल्कुल करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज के बाद है ना कल से अंग्रेजों का ना भारत से नामो निशान हमें मिटा देंगे। हमारा राजा सिराज कल आप पर क्या करेगा? युद्ध करेगा। बोला भाई साहब अगर आपने, ठीक है, आप मेरे को हरा दोगे, उसके बदले में तेरे को क्या मिलेगा? चलो सिराज तो राजा बन जाएगा, तेरे को क्या मिलेगा? बोला मेरे जो मंत्री पद है वो और मजबूत हो जाएगा। बोला मंत्री छोड़, तेरे को मैं राजा बना दूंगा। क्या बना दूंगा? राजा बना दूंगा, ठीक है। अब बंदा क्या मांगेगा? दो आंखें ही मांगेगा ना। इधर तो देखो वो रानी बनाकर आ रहा है, किसको? घसीटी बेगम को। उसके बेटे को कह रहा है तेरे को राजा बना दूंगा। वो खुश है, फीलिंग ले रहे हैं कि तुम राजा बनोगे। इधर वो मीर जाफर को क्या बोल रहा है? तेरे को क्या बना दूंगा? मैं राजा बना दूंगा। क्योंकि ये मीर जाफर है ना सिराजुद्दौला का क्या होता था? सेनापति। और पुराने टाइम में बेटा सेना पर जो सेना होती थी ना, वो किसकी कमान पर काम किया करती थी? सेनापति। वो राजा की कमान नहीं मानती थी, किसकी माना करती थी? सेनापति। क्योंकि राजा कहा करता था जो सेनापति कहे ना वो ही होगा, ठीक है। अब सेनापति को इसने अपने क्या ले लिया? कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब है ना सेना के लिए धन चाहिए, तो वहां का एक सेठ होता था, सेठ अमीचंद। कौन होता था बेटा? सेठ अमीचंद होता था। सेठ अमीचंद को भी इसने किसके ले लिया? अपने पक्ष में ले लिया कि सेठ अमीचंद है ना इसकी सिराजुद्दौला से अच्छी बनती थी। तो इसने कहा कि घसीटी बेगम भी मेरे साथ है, मीर जाफर भी मेरे साथ है और हम सिराज को मार देंगे, फिर तेरा क्या होगा कालिया? वही वाली बात है, ठीक है। हम दोनों को मार देंगे, फिर किसके दम पर तू सेठ रहेगा? सेठ बोला यार ठीक है, ये बात तो ठीक कह रहा है। बोला मैं तेरा साथ दूंगा। सेठ अमीचंद को भी क्या ले लिया इसने? पक्ष में, ठीक है। दो, एक कोई जगत सेठ होता था, इसको भी अपने पक्ष में ले लिया। एक कोई राय दुर्लभ होता था, राय दुर्लभ, ठीक है। इनको भी इसने क्या ले लिया? अपने पक्ष में ले लिया। किसने ले लिया इन सभी को अपने पक्ष में? रॉबर्ट क्लाइव ने। सबसे पहले किससे मिला ये? घसीटी बेगम से। घसीटी बेगम के बाद मिला ये मीर जाफर से। फिर वहां का सबसे अमीर सेठ होता था सेठ अमीचंद, और सेठ अमीचंद के थ्रू मिला ये जगत सेठ से, और जगत सेठ के थ्रू मिला ये राय दुर्लभ से। इन सभी को अपने हक में किसने कर लिया? रॉबर्ट क्लाइव ने कर लिया कि हम युद्ध लड़ेंगे और इस युद्ध में आपको किसका साथ देना है? हमारा साथ देना है, ठीक है। इधर सिराजुद्दौला को ना इस बात का बेचारे को पता नहीं था कि तेरे विरुद्ध क्या रचा जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहते हैं सिराजुद्दौला की सेना की अगर मैं बात करूं ना, तो कितनी सेना थी सिराज के पास? 50,000। और रॉबर्ट क्लाइव के पास कितनी सेना थी बेटा? 3100 की सेना थी, ठीक है। कितनी सेना थी रॉबर्ट क्लाइव के पास? महज 3100 अंग्रेजों की सेना थी। और सिराजुद्दौला के पास कितनी सेना थी? अब 50,000 सैनिक है ना, अगर बिना हथियार है ना 3100 से लड़े तो इनको मार देंगे, ठीक है। ठीक है, मर जरूर जाएंगे, 5-10 हजार बंदे मर भी सकते हैं, लेकिन ना ये युद्ध आराम से, अगर युद्ध सही से होता ना तो आराम से सिराजुद्दौला इस युद्ध को जीत जाता। और सिराजुद्दौला ने सोचा फोर्ट विलियम पर भी तूने बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया, तो इतनी सेना को तू आराम से हरा देगा, ठीक है। अगर बेटा मैं कहूं ना
कि प्लासी का युद्ध हुआ ही नहीं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये नामात्र का युद्ध बताया जाता है, लेकिन बताया जाता है तो तारीख याद रखनी है 23 जून 1757। कितनी याद रखनी है? 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध हुआ बेटा? बता दो। प्लासी का युद्ध। और 20 जून 1756 को कौन सी घटना हुई थी? ब्लैक होल की या काल कोठरी की घटना हुई। ठीक है, तो काल कोठरी की घटना के 1 साल 3 दिन बाद कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। कहते हैं बेटा ये प्लासी है ना, ये प्लासी नामक फूल हुआ करता था उस जगह में, उस फूल के कारण इस जगह का नाम क्या रखा गया था? प्लासी। आपसे पूछे प्लासी क्या होते थे? प्लासी नामक फूल हुआ करता था। ठीक है, जैसे फ्लावर्स वगैरह सुने होंगे, ठीक है, नहीं सुने? फ्लावर्स वगैरह भी नहीं सुने, गुलाब भी नहीं सुना? गुलाब वाला महीना भी आ रहा है, सुना है मैंने, तो आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी क्या था? एक फ्लावर का या फूल का नाम होता था, और उस जगह पे ना वो फ्लावर बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए उस जगह का नाम क्या रख दिया गया? प्लासी रख दिया गया। तारीख कितनी थी? 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध होगा? प्लासी का युद्ध होगा। इधर से ना कहते हैं बेटा कि सिराजुद्दौला बड़े आराम से युद्ध लड़ने के लिए आया। ठीक है, और इधर से ना मीर जाफर है ना, इसने एक जोर से आवाज लगाई रॉबर्ट क्लाइव को। किसको लगाई? रॉबर्ट क्लाइव को, कि काम तैयार है, जोर का हमला कर दो। ये वर्ड है था, काम तैयार है, जोर का हमला कर दो, जोर का हमला कर दो। अंग्रेजों को इसने क्या, क्योंकि ये मिल चुका था ना, बोला काम तैयार है, जोर का हमला कर दो। ठीक है, अब सिराजुद्दौला है ना, ठीक है, ये हालांकि कुछ इसके वफादार भी थे। ठीक है, जैसे मीर मदन और मोहन लाल, ये सिराजुद्दौला के 2 वफादार सैनिक थे। लिख लो, मीर मदन और मोहन लाल। मीर मदन और मोहन लाल ये सिराजुद्दौला के 2 वफादार सैनिक होते थे। लिख लो, मीर मदन और मोहन लाल। कौन कौन बेटा? मीर मदन और मोहन लाल ये सिराजुद्दौला के 2 क्या होते थे? वफादार सैनिक होते थे। ठीक है, और जब सिराज ने देखा ना, ठीक है, इसके पीछे है ना सैनिकों की बात करूं तो मात्र कुछ सैनिक थे। इसने सोचा यार तेरे पास 50,000 सैनिक है, सारे के सारे सैनिक तेरे साथ नहीं है, और वो सैनिक है ना उल्टा सिराजुद्दौला पर इसके सैनिक क्या कर रहे हैं? हमला। तो सिराजुद्दौला को मैटर ही समझ नहीं आया, ये हो क्या रहा है। फिर कहते हैं मीर मदन और मोहनलाल ने कहा, राजा जी सारा गेम पलट गया है, अपनी सेना है ना विरोधियों की सेना से जा मिली है, आप यहां से भाग जाओ। कहते हैं मीर मदन और मोहनलाल ने ना स्कॉट करके किसको भगा दिया? सिराजुद्दौला को भगा दिया, और दोनों युद्ध गति, वीर गति को प्राप्त हुए। तो सिराजुद्दौला के कौन से 2 वफादार सैनिक मारे गए प्लासी के युद्ध में? मीर मदन और मोहनलाल। लिख लो, सिराजुद्दौला के कौन से वफादार सैनिक मारे गए? तो कौन से मारे गए थे बेटा? मीर मदन और मोहनलाल है ना, इनकी युद्ध लड़ते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नहीं तो पहले दिन सिराज ने मतलब डिसाइड किया था कि ये अंग्रेज है ना, ये बड़े शातिर है, और आज के बाद मैं किसी भी अंग्रेज को भारत में नहीं छोड़ूंगा। प्लासी के युद्ध के 1 दिन पहले सिराजुद्दौला कहकर निकलता है, बोला मैंने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर करना अपनी किलेबंदी कम कर दी, और उसका इसने फायदा उठा लिया। इस बार ना पूरे संपूर्ण भारत से मैं किसको बाहर कर दूंगा? अंग्रेजों को कर दूंगा। और कहते हैं सिराजुद्दौला जब युद्ध लड़ने गया ना, तो भारतीय राजा क्या देख रहे थे? तमाशा देख रहे थे, और इधर सिराजुद्दौला की क्या हो रही थी? हार हो रही थी। यही तो कमी थी भारतीय राजाओं में। ठीक है, वो एक दूसरे की हार का ना क्या देखा करते थे? तमाशा देखा करते थे। अगर सिराजुद्दौला का भारतीय राजा साथ दे देते ना, तो सिराजुद्दौला पूरे भारत से किसको बाहर कर देता बेटा? अंग्रेजों को बाहर कर देता। ठीक है, अब 1700 ये कहते हैं बेटा युद्ध है ना मात्र कितने घंटे चला था? 1.5 घंटे चला।
लेकिन ये युद्ध तो देखा जाए तो हुआ ही नहीं था। इतिहासकार कहते हैं प्लासी का युद्ध महज कितने घंटे चला? 1.5 घंटे चला। इतिहास के सबसे छोटे युद्ध में किसका नाम आता है? प्लासी का युद्ध आता है। सिराज के पास कितनी सेना थी और रॉबर्ट क्लाइव के पास 3100 की सेना अगर 50,000 को हराएगी तो इसका मतलब है ना कि गद्दारी हुई है। और गद्दारी किसने की थी? मीर जाफर ने की थी। ठीक है, अब 1757 से लेकर ना अब क्या होता है, सिराजुद्दौला को भगा किसने दिया था? मदन और मोहन ने। ठीक है, और सिराजुद्दौला को कहते हैं मीर जाफर का एक बेटा होता था मीरंग। क्या होता था? मीर जाफर के बेटे का नाम क्या होता था? मीरंग होता था। कहते हैं जब सिराजुद्दौला भाग रहा था ना, ठीक है, मतलब जान बचाने के लिए, ठीक है, वैसे योद्धा कभी भागते नहीं है। ठीक है, एक बार ये दोबारा अपनी सेना को दोबारा सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए युद्ध स्थल से भाग रहा था ना, तो मीर जाफर के बेटे मीरंग ने किसकी हत्या कर दी? सिराजुद्दौला को। लिख लो, सिराजुद्दौला को किसने मार दिया? मीरंग ने मार दिया। और मीरंग किसका बेटा था? मीर जाफर के बेटे मीरंग ने किसकी हत्या कर दी? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। मीर जाफर के बेटे मीरंग ने, लिख लो, मीर जाफर के बेटे मीरंग ने किसकी हत्या कर दी? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अब 1757 से 1760 तक जो बंगाल का सूबेदार रहेगा ना, वो रहेगा मीर जाफर। कौन रहेगा बेटा? मीर जाफर रहेगा। 1757 से 1760 तक लिख लो, बंगाल का कौन रहेगा? सूबेदार कौन रहेगा? मीर जाफर रहेगा। और मीर जाफर को देखा जाए तो राजा किसने बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का मतलब है इसे अंग्रेजों ने क्या बनाया था? राजा बनाया था। ठीक है, और सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है? प्लासी के युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो सिराजुद्दौला के नाना का नाम पूछा जाता है बेटा, अलबर्दी खां। सिराजुद्दौला के नाना कौन होते थे? अलबर्दी खां। अलबर्दी खां के क्या नहीं था? कोई बेटा नहीं था। और उसकी कितनी बेटियां थी? 3 बेटियां होती थी। और इन 3 बेटियों में एक ने सिराज के साथ गद्दारी की थी, उसका नाम क्या था? घसीटी बेगम था। क्या नाम था उसका? नाम घसीटी बेगम हुआ करता था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की मौसी होती थी। सिराज के साथ तो मदन और मोहन थे, और इसके खिलाफ घसीटी बेगम थी, मीर जाफर था, जगत सेठ था, सेठ अमीचंद था, राय दुर्लभ था। ये सभी इसके क्या होते थे? खिलाफ होते थे। ठीक है, अब 57 से 60 तक कौन रहेगा? मीर किसकी मृत्यु हो गई? सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। अब कहते हैं इसने ना, ठीक है, अंग्रेजों को कह दिया 24 परंगने, बहुत बड़ा क्षेत्र होता था उसकी ना, इन्होंने 24 परंगने किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए। और वो वहां पर है ना टैक्स फ्री क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। लिख लो, मीर जाफर अंग्रेजों की कठपुतली था। मीर जाफर किसकी कठपुतली था? अंग्रेजों की कठपुतली था। और इसने 24 परंगने, कितने परंगने बेटा? 24 परंगने किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए कि वो वहां पर क्या करेंगे? मुक्त व्यापार करेंगे। यानी उस व्यापार का उनको क्या नहीं देना होगा? टैक्स नहीं देना होगा। तो मीर जाफर अंग्रेजों की क्या बन गया था? कठपुतली बन गया था। कब से कब तक रहा था ये? 1757 से लेकर 1760 तक रहा था। कितने परंगनों को टैक्स फ्री कर दिया था? 24 परंगनों को इसने टैक्स फ्री कर दिया था। ठीक है, अब क्या था कि 24 परंगने टैक्स, यानी ये जितना पैसा इकट्ठा करता ना, अंग्रेज इससे आकर वो पैसा ले जाते। ठीक है, अब इसको लग रहा था यार तू तो राजा है ही नहीं, तू तो क्या है? कट पुतली है। तो इसने ना तेवर दिखाए, बोला इन 24 परंगनों का आपको क्या देना होगा? टैक्स। तो इसको हटाकर 1760 में से 1763 तक इसका ये एक दामाद था मीर
कासिम, इसको क्या बना देते हैं, ये राजा बना देते हैं। ठीक है, यानी बंगाल का सूबेदार कौन बन गया, मीर जाफर का दामाद, नाम क्या था, मीर कासिम था। ठीक है, दोबारा बताता हूं बेटा, 1717 से 1727 तक था, कौन था, मुर्शिद कुली खां, वेरी गुड। 1727 से 39 तक शुजाउद्दीन, 39 से 40 सरफराज, 40 से 56 अलवर्दी खां, 56 से 57 सिराजुद्दौला, और 57 से 60 मीर जाफर, 60 से 63 मीर कासिम। ये याद करने हैं बेटा, ठीक है, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, फिर शुजाउद्दीन, ठीक है, फिर सरफराज, फिर अलवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, और फिर मीर जाफर, और फिर मीर कासिम। तो मीर जाफर ने 24 परगने टैक्स फ्री किसको दे दिए थे, अंग्रेजों को दे दिए थे ना। ठीक है, अब अंग्रेजों ने क्या किया बेटा, ये इसने ना जब टैक्स लगाया ना, तो इसको हटाकर किसको बना दिया गया, मीर कासिम। और मीर कासिम है ना, ये वास्तव में इंटेलिजेंट इंसान था। 1760 से 1763 तक कौन रहा, मीर कासिम था, मीर कासिम था। ठीक है, क्या था, मीर कासिम। ठीक है, और इसने ना अपनी राजधानी है ना किसको बना लिया, मुंगेर को। इससे पहले राजधानी कौन सी होती थी, जो बांग्लादेश का एरिया आज भी है, ढाका। ठीक है, तो मीर कासिम ने ना अपनी राजधानी किसको बना लिया बेटा, मुंगेर को। कहां से बदलकर, ढाका से। अब मीर कासिम ने क्यों बनाया, क्योंकि इसको पता था अगर अंग्रेजों वाले एरिया में तू रहेगा तो अंग्रेज तेरे पर क्या रखेंगे, नजर रखेंगे। और ये अंग्रेजों से ना मतलब छुटकारा पाना चाहता था, इसने अपनी राजधानी कौन सी बना ली, मुंगेर। पहले कौन सी होती थी, ढाका, जो बांग्लादेश का एरिया या बंगाल का एरिया था। अब राजधानी कौन सी बना ली, मुंगेर। ठीक है, अब इसने कह दिया अंग्रेजों को ना, आपको ना 24 परगनों का ना क्या देना होगा, टैक्स, या टैक्स को बोलते थे बेटा चुंगी देनी पड़ेगी। कितने की चुंगी देनी पड़ेगी, 24 परगनों की ना आपको क्या देनी होगी, चुंगी देनी होगी। अदरवाइज है ना आप है ना व्यापार नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने बोला कि छोटे भाई, हमने ना तेरे को क्या बनाया था, बंगाल का सूबेदार, और तू ही हमें कह रहा है कि हमें क्या देनी होगी, चुंगी देनी होगी। ये कहता है कि चुंगी तो आपको देनी होगी, चाहे है ना मतलब कुछ भी हो जाए, आपको क्या देनी होगी। पहले ये चुंगी की बात किसने कही थी बेटा, और उसको क्या कर दिया गया था, गद्दी से हटाकर उसके दामाद को बनाया गया। अब दामाद भी कह रहा है कि आपको क्या देनी होगी, चुंगी देनी होगी, अदरवाइज आप क्या नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। तो अब अंग्रेजों को लगा यार ये तो पंगा हो गया। ठीक है, ये हमें क्या देनी होगी, अब चुंगी देनी होगी। ठीक है, तो इसने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि हम तेरे को क्या हटा देंगे, राजा से, कौन से पद से हटा देंगे तेरे को, राजा के या सूबेदार के पद से हटा देंगे। ये कहता है मेरे को चाहे सूबेदार के पद से हटा दो, लेकिन आपको क्या देनी होगी, चुंगी देनी होगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कहा चलो ठीक है, अगर आप चुंगी नहीं देना चाहते ना, तो अब मैं एक काम करता हूं, भारतीय है ना व्यापारी, कौन से व्यापारी बेटा, भारतीय व्यापारी है ना, इन पर भी है ना मैं टैक्स क्या करूंगा, फ्री करूंगा। बोला आप टैक्स नहीं देना चाहते ना, चलो ठीक है, 24 परगनों का आप टैक्स मत दो, जो भारतीय व्यापारी है ना उन पर भी मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। पहले भारतीय व्यापारियों पर ना 9% क्या लगा करता था बेटा, टैक्स लगा था, और अंग्रेजों का टैक्स क्या हुआ करता था, फ्री हुआ करता था। अब सिंपल सी बात है, भारतीय प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगता और अंग्रेजों का क्या होता, फ्री। सपोज करो एक कोई आइटम है बेटा 900 रुपए की, और एक आइटम है 1100 रुपए की। अब भारतीय आइटम टैक्स लगने के बाद कितने की हो गई, 1100, और अंग्रेजों की आइटम सेम आइटम है। ठीक है, आइटम दोनों सेम है। सपोज करो कोई जूते हैं, ठीक है, और वो जूते सेम है, सेम क्वालिटी के हैं, और भारतीय है ना वो जूते बेच रहे हैं कितनों के, 1100, और अंग्रेज वही सेम क्वालिटी का जूता कितने में दे रहे हैं, 900 में। तो किसके जूते ज्यादा बिकेंगे,
अब कोई इतना बड़ा देश भगत नहीं है बोला फालतू रुपए दे दूंगा मैं भारतीय खरीदूंगा। चार आप लड़ी लेने जाते हो ना, चार दुकानों से पूछते हो कम कौन सा दे रहा है, आप नहीं देखते वो मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सच्चाई होती है, देशभक्ति है ना एक अलग लेवल की होती है। हम प्रोडक्ट है ना सस्ते देखते हैं। अब भारतीय मोबाइल से चाइनीज सस्ते हैं। अब एक भारत की अगर मैं मोबाइल की मैं बात करूं ना, कोई नॉर्मल मोबाइल, अगर एंड्रॉइड की मैं बात करूं ना, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है ना, कम से कम 13-14 हजार रुपए से कम है नहीं आता अच्छी क्वालिटी का। वैसे तो आप कितने की ले लो, एक सैमसंग या कोई नॉर्मल मोबाइल अच्छी क्वालिटी का 15-16 हजार से कम नहीं आता। उससे ज्यादा फीचर है ना चाइनीज में मिल जाएंगे आपको 5,000 में। कितने में मिल जाएंगे? 5। अब कोई 5 लगाएगा या 15 लगाएगा? 5 लगाएगा ना। बोला खराब हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 आएंगे। ठीक है, वो खराब हो गया तो चला गया, ये बोला 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग फीलिंग लेंगे। तो ये देशभक्ति है ना, प्रोडक्ट सस्ते हैं ना तभी देशभक्ति चलती है। ठीक है, और अब है ना अंग्रेजों का टैक्स फ्री था तो उनकी अंग्रेजों की आइटम बिक रही थी 900 और भारतीय की 1100। तो भारतीय व्यापारियों का धंधा क्या हो रहा था? चौपट। तो इसने कह दिया कि आपसे भी टैक्स नहीं, भारतीयों से भी टैक्स नहीं। अब दोनों आइटम हो गए बेटा कितने के? अब तो भारतीय में देशभक्ति की बहुत भावना है, अब अंग्रेजों का नहीं लेंगे, वो गारंटी है। ठीक है, बोला इतने ही हमें किसको खरीदने में मिल रहे हैं? भारतीयों के, और इतने ही अंग्रेजों के। अब अंग्रेजों का ना टैक्स फ्री होते ही धंधा क्या हो गया? चौपट हो गया। सारे प्रोडक्ट किससे खरीद रहे थे? भारत से खरीद रहे थे। तो बोला इसको ना दोबारा हम क्या हटाते हैं सूबेदार। तो 1763 में इसको हटाकर दोबारा बना दिया गया मीर जाफर को। ठीक है, किसको पहले मीर जाफर को हटाया था, अब दोबारा किसको बना दिया बेटा? मीर जाफर को बना दिया। ठीक है, मीर जाफर को कहता है तू बंगाल का क्या रहे, इतने बोला तेरी 3 साल में अकल आ गई होगी तेरे को, अब तो तू टैक्स नहीं लेगा। बोला मैं नहीं लूंगा, नाम ही नहीं लूंगा टैक्स का। ठीक है, बोला तू क्या बन जा, दोबारा राजा बन जा। ठीक है, इधर मीर कासिम है ना, वो आगे बक्सर के युद्ध की क्या बनाएगा? प्लानिंग बनाएगा। और यहां से आगे का जो टॉपिक है ना, हम कल के लेक्चर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कल हम बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे और बक्सर के युद्ध के बाद आंगल में सूर युद्ध पढ़ेंगे। आज वाला समझ आया कि नहीं आया? सभी को आ गया क्या? कोई है एक आधा ऐसा योद्धा जिसको नहीं आया? सभी को आ गया क्या? वेरी गुड, पढ़कर आया करो भैया घर से।